Hello students, you are welcome at Physics Academy JEE. I am Vivek Johri, your physics teacher. I have more than 20 years teaching experience and I am teaching here for class 10th, 11th and 12th. So this is the class 11th. Let us start physics in class 11th. We start from vectors. So we take the chapter vectors. We start the first quantity, it is said to be scalar quantity. Scalar quantity. If a quantity having magnitude, not direction, then quantity is said to be a scalar quantity. यानी कि ऐसी क्वांटिटी जिसका काम केवल मैग्नीट्यूड से ही चल जाए या एक्सप्रेस कर सके या डिस्क्राइब कर सके, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है. तो if a quantity has magnitude only, not direction, then quantity is said to be a scalar quantity. अब एग्जाम्पल की बात है. एग्जाम्पल मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट. तो भाई इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन होता है, फिर भी मैं स्केलर कह रहा हूं. इसको थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा कि ऐसा क्यों कह रहा हूं कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है. तो मैंने क्या कहा, मास, लेंथ, टाइम, temperature, electric current, density. There are many examples of scalar quantities. So you can start the assignment. You can write the notes on the topic vectors, scalar quantity, and then you can write 20 or more than 20 examples. आप ऐसा करिएगा, ढूंढिएगा, थोड़ी मेहनत करिएगा कि स्केलर क्वांटिटी के 20 एग्जाम्पल्स या मोर देन 20 एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं. और अगर कोई डिफिकल्टी आए तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि क्या दिक्कत आ रही है आपको. फिलहाल स्केलर क्वांटिटी से आगे चलते हैं और बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी. If a quantity having magnitude, well, and direction and obeys vector addition law, तीन बातें हैं इसमें. If a quantity having magnitude as well as direction and obeys vector addition law, then quantity is said to be a vector quantity. तीन पॉइंट, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और साथ ही साथ वेक्टर एडिशन लॉ को ओबे करना चाहिए या फॉलो करना चाहिए. वेक्टर एडिशन लॉ किस तरीके के होते हैं, कैसे होते हैं, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे. लेकिन यहां पर जब करंट की बात कर रहे थे तो करंट में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर एडिशन लॉ को ओबे नहीं करते हैं, तभी इसकी कैटेगरी स्केलर क्वांटिटी में रखी जाती है. तो वेक्टर क्वांटिटीज के आप एग्जांपल दे सकते हैं. एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, इंपल्स, टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी, angular acceleration, electric field intensity, electric dipole moment. There are many examples and you can make the notes according definition and example if you want, and you can write more than 20 examples. मेहनत करिएगा और जरूर लिखिएगा, और वो क्वांटिटी आपकी अभी नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर्स में आएगी. तो स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी. इसके अलावा भी एक थर्ड कैटेगरी भी यूज की जाती है, टेंसर.
अगर टेंसर के बारे में डिस्कशन करेंगे तो जरा टॉपिक अलग हट जाएगा। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये ना ही स्केलर की कैटेगरी में रखी जाती हैं, ना ही वेक्टर की कैटेगरी में रखी जाती है। लेकिन मैथमेटिकली अगर फिजिक्स में डील कर रहे हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसे टेंसर है, आप उसे स्केलर की तरह ही डील कर सकते हो फिजिक्स में। तो स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर। अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स के टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अगर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की बात करें, चलिए शुरू करेंगे। फर्स्ट, पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर, इफ अ वेक्टर रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट with respect to origin of coordinate system. The position vector. What is position vector? Position vector is the vector which represent the position of a point with respect to origin या with respect to reference point. अब with respect to origin क्यों कह रहे हैं? मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि इंडिया गेट कहां है या कितना दूर है, किधर है, तो आपको रेफरेंस पॉइंट जरूर लेना होगा कि यहां से इतने किलोमीटर इस डायरेक्शन में, या कोई रेफरेंस पॉइंट बदलते हो आप तो वहां से डिस्टेंस ही बदलेगा और डायरेक्शन भी बदलेगा। तो पोजीशन वेक्टर में रेफरेंस पॉइंट की बहुत जरूरत है और उसे आप ओरिजिन भी कहते हो या रेफरेंस पॉइंट कहते हो। तो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? इफ अ वेक्टर रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट और बॉडी इंडेक्स with respect to origin या reference point. So this is position vector. Suppose O is the origin या reference point, P is the point. The position vector of point P is OP and it is given by OP vector. So if you denote a quantity like displacement in vector, you can take as one arrow. In some book it will be bold. Bold तो यहाँ पर मैं बना नहीं सकता, इतना अभी इंटरेक्टिव बोल्ड नहीं है ये, लेकिन आप एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो बोल्ड लेटर्स में है, फॉरेन बुक्स भी देखोगे जनरली बोल्ड में है। लेकिन वेक्टर वाला अगर ये एरो से डिनोट किया गया है तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि बच्चों को आसानी से समझ में आता है बजाय बोल्ड। तो एरो लगाकर आप लिख सकते हैं। अब मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट S 10 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। अब एरो हटा दें या मॉड लगा दें, समझिएगा बात को। 10 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट लिखा है, भाई ईस्ट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर जाना है आपको, डिस्प्लेसमेंट है मान लीजिए, किसी की लोकेशन को बता रहे हैं। तो अगर एस लिखेंगे इसका सीधा मतलब होगा 10 किलोमीटर या मॉड ऑफ एस, ये कहलाएगा 10 किलोमीटर, इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर खाली s लिखा जा रहा है तो इसका मतलब क्या है और वेक्टर s लिखा जा रहा है इसका क्या मतलब है। अगर आप s लिख रहे हो तो आप वैल्यू लिख रहे हो, डायरेक्शन नहीं दिया, क्योंकि आप खुद कह रहे हो कि हम मैग्नीट्यूड बता रहे हैं और s पर वेक्टर लगा रहे हो तो फिर आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना जरूरी है। लेकिन मैं बहुत से बच्चों को देखता हूं कि वो इसी को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि हम कब इसे वेक्टर लिख रहे हैं तो राइट साइड में क्या लिखना है, अगर हम केवल s लिख रहे हैं तब हमें राइट साइड में। तो आपको ये मालूम होना चाहिए
कि सिंपल एस या एस पर आप एरो वेक्टर डिनोटेशन में लगा रहे हो तो आपको कैसे लिखना चाहिए। फिलहाल ये बात हुई पहले टाइप पोजीशन वेक्टर। अब टाइप सेकंड पे चलते हैं। Second vector, second type, this is displacement vector. The change in the position of a point with respect to origin is known as displacement vector. Displacement vector का मतलब क्या है? अभी ये बॉडी यहां थी, अब यहां आ गई, तो कहां से किधर आ गई, वो एक जो डिस्प्लेसमेंट आएगा उसे कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डेफिनेशन कैसे आप लिखेंगे? द चेंज इन द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। देखिएगा ये ओरिजिन, अभी ये पोजीशन थी P, OP is the position vector of point P with respect to origin. अब ये बदल कर क्या होगी? पोजीशन Q हो गई। OQ vector is the position vector of Q with respect to origin। देखिए दो वेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक OP, OP जो वेक्टर है वो है क्या? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P with respect to origin। और OQ वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O। तो फिर भाई PQ क्या है? PQ है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, चेंज इन द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू O। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर is defined as the change in the position of a point with respect to O। अब भाई आप दिल्ली से मान लिए बॉम्बे चले गए और मेजरमेंट आप किसी दूसरे शहर से कर रहे हैं, कोई सा भी आप शहर ले लें, तो भाई ये पोजीशन थी, फिर ये थी, तो ये वाली जो पोजीशन आएगी वो कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। PQ वेक्टर जो कि आप कह रहे हो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब ये बात है कि इसे आप निकालेंगे कैसे? बाद वाली पोजीशन ये फाइनल, इस प्रोसेस में ये फाइनल पोजीशन इनिशियल है, फाइनल का पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी PQ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करने के लिए OQ वेक्टर माइनस OP। ध्यान दिया जाए, फाइनल लोकेशन का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल लोकेशन का पोजीशन वेक्टर, लेकिन दोनों ही केस में ओरिजिन, इसे आप कह सकते हो रेफरेंस पॉइंट, वो भाई सेम रहेगा। अब यहां दिमाग में और होगा सर ये सब्ट्रैक्शन कैसे होगा? सब्ट्रैक्शन या एडिशन की बात हम जब हम टाइप्स ऑफ वेक्टर पूरे कर लेंगे तब करेंगे। इससे पहले अभी बस इतना सा ही कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। थर्ड, पोलर वेक्टर। Polar vectors, the vectors which have starting point are called polar vector। बोले साहब आप क्या कहना चाहते हैं? भाई इनका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, जैसे लीनियर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, इनके स्टार्टिंग पॉइंट होंगे। एक और कैटेगरी समझाऊंगा तो ये बात और सीधी समझ जाओगे, और इसे दिखाते कैसे? सिंपली स्ट्रेट लाइंस। जैसे ये वेक्टर है A, तो भाई ये वेक्टर आपका
एक स्टार्टिंग पॉइंट रखता है, तो ये और एक इसका एंडिंग पॉइंट भी है। स्टार्टिंग पॉइंट भी एंडिंग है तो पोलर वेक्टर कहलाएगा। एग्जाम्पल आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, फोर्स, ये सब लीनियर मोमेंटम, ये एग्जाम्पल है पोलर वेक्टर के। फोर्थ नंबर पर अगर हम बात करें टाइप्स में, तो फोर्थ नंबर पे आया आपका, देखिए टाइप पहला हो गया पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और थर्ड हो गया पोलर वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में फर्स्ट शुरू किया था हमने पोजीशन वेक्टर, सेकंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, थर्ड पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर से, फोर्थ एक्सियल वेक्टर्स, if vectors represent effect of rotation, if vectors represent effect of rotation and act along the axis of rotation in accordance with right hand screw rule, मतलब क्या हुआ, एक्सियल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं, और ये देख लो कैमरा चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, इसलिए सॉरी ये 10 सेकंड लगेंगे कि कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। सही है मामला, पता लगा कि मैं बोलता चला गया और कैमरे की रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो मेरी मेहनत बेकार जाएगी। हो चुका है ऐसा, इसलिए मैंने ऐसा किया। फिलहाल एक्सियल वेक्टर मैं आपको समझा रहा था कि जिनका इफेक्ट है वो रोटेशन की फॉर्म में, और जिनका डायरेक्शन एक्सिस के अराउंड होता है, और वो भी तय होता है, डिसाइड होता है राइट हैंड स्क्रू रूल से। अब राइट हैंड स्क्रू रूल यहां पर समझने वाली बात आ गई। फिर मैं एग्जाम्पल यहां पर बात करूं, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, ये सभी एग्जाम्पल हैं एक्सियल वेक्टर के। अब राइट हैंड स्क्रू रूल, एक पॉइंट यहां पर आ गया है, राइट हैंड स्क्रू रूल, भाई ये बात यहां समझना जरूरी हो गई है। अब इस बात को समझना चाहिए, रट के सारा काम नहीं चलता। अगर आप कंपटीशन की तरफ मूव कर रहे हैं तो फर्स्ट आपको सब समझ में आना चाहिए। दूसरी बात, आपका लर्निंग प्रोसेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। लर्निंग प्रोसेस स्ट्रांग होने का सीधा मतलब है कि आपने जो याद कर लिया उसे भूलना नहीं है। बोले सर ऐसा कैसे होगा कि हम भूले नहीं? इसके लिए आप अगर इसको रिवीजन में बनाए रखेंगे, करते रहेंगे रिवीजन, तो फिर ये डीप मेमोरी में चला जाएगा। अगर आप कई बार रिवाइज करेंगे तब आपको एक लॉन्ग पीरियड तक याद रहेगा, क्योंकि कंपटीशन वही क्रॉस करते हैं, उन्हीं को अचीवमेंट मिलता है। अब इतने हजारों लोग तैयारी करते हैं, लेकिन एडमिशन की परसेंटेज क्या रहती है वो आपको अच्छी तरह मालूम है। तो आप अगर अपने को सिंपल तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट है, पढ़ना है अच्छा, लर्न करना है, लेकिन एक क्लॉज लगा हुआ है, भूलना मना है, तो वो आप रिवीजन से डिसाइड कर सकते हो। क्योंकि 90% बच्चे मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन भूलना मना है, इसको भूल जाते हैं। और फिर जब आप 6 महीने बाद फर्स्ट चैप्टर को देखते हैं तो ऐसा लगता है तो नया है हमारे लिए, तो भूलना मना है, ध्यान रखिएगा। फिलहाल राइट हैंड स्क्रू समझाते हैं।
राइट हैंड स्क्रू समझने के लिए मैं एक स्क्रू ड्राइवर तो मैं भी नहीं लाया हूं, लेकिन मैं एक पेन से समझा सकता हूं। देखिए ये स्क्रू ड्राइवर है, मान लीजिए, नहीं फिर भी मान लीजिए ये उसकी टिप है। अब आप ध्यान से देखिएगा कि स्क्रू ड्राइवर को अगर मैं ऐसे रोटेट करूं तो फिर इसकी टिप किधर बढ़ेगी। अगर दिमाग में नहीं आ रहा हो तो आप पेचकस जो होता है, किसी बोल्ट को आप कसने की कोशिश करिए। जब आप बोल्ट को कसते हैं तो शायद ऐसे ही घुमाते हैं स्क्रू ड्राइवर को, और ये बोल्ट, ये स्क्रू ड्राइवर की टिप आगे बढ़ती जाती है। किसी बोल्ट को खोलना है तो आप उसको एक पेचकस से लेकर, इसको आप स्क्रू ड्राइवर लेकर इस तरीके से घुमाते हैं ये राउंड में, और टिप पीछे आ जाती है। इससे डिसाइड होगा एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन। बोले सर अभी भी बात क्लियर नहीं हुई कि आखिर डायरेक्शन डिसाइड कैसे होगा। भाई आप दरवाजा खोलते हो, ये दरवाजे को बंद करते हो तो आप फोर्स लगाते हो, लेकिन वहां होता है प्रोड्यूस टॉर्क, जिस कारण से डोर जो है वो रोटेशनल इफेक्ट आपको शो करता है। और टॉर्क एक एक्सियल वेक्टर एग्जांपल है, उसका डायरेक्शन उस एक्सिस के अलाउंग होता है जिस एक्सिस के अलाउंग वो डोर रोटेट कर रहा है। अब इसको बात को कैसे समझाऊं वो भी आप देख लीजिए एक बार। जैसे मान लीजिए ये डोर है और ये डोर की एक्सिस है, सब बंधा हुआ है, आपने फोर्स लगाया, ये टूट गया। ध्यान से देखिएगा ऐसे। टॉर्क का डायरेक्शन इस एक्सिस के अलाउंग होगा। अब एक्सिस के अलाउंग दो डायरेक्शन संभव है, या तो इधर या ऐसे। बोले सर फिर डिसाइड किधर करेंगे। देखिए आपने इसको घुमाया, यहां था और ऐसे घुमाया, तो ये डायरेक्शन होगा या ये होगा, क्योंकि एक्सिस के अलाउंग होगा, वो आप स्क्रू ड्राइवर से फाइंड कर सकते हैं। अब मैं स्क्रू ड्राइवर को उस डोर के ही डायरेक्शन में घुमा रहा हूं, तो स्क्रू ड्राइवर की टिप जो है, जब डोर ऐसे घूमा इधर, ये है डायरेक्शन आपका टॉर्क का। और टॉर्क एग्जांपल है एक्सियल वेक्टर का। अगर दरवाजा या डोर इधर घूमता तब आप कैसे डायरेक्शन निकालते हैं, तो स्क्रू ड्राइवर को आप डायरेक्शन ये होता। तो मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गई होगी। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है कि ये कोई केवल किताब में लिख दिया गया तभी ये डायरेक्शन आ गया, ऐसा नहीं है। इसके कहीं ना कहीं नेचर में भी, हमारे सामने भी एविडेंस होती है। कभी आप वाटर को ड्रेन होते हुए देखिएगा और उसमें स्क्रू ड्राइवर लगाइएगा। अगर वाटर डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो आप ध्यान से देखिएगा, जो सरफेस देखेंगे आप वो स्क्रू ड्राइवर के हिसाब से घूम रही होगी। देखिएगा कभी चक्करदार हवा देखिएगा, गर्मी दिनों दिख जाती है कभी कभी। अगर ये घूम रही है तो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को देखिएगा, वो ऊपर की तरफ घूमता है। ये किसी मूवी में भी आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल ये रहा एक्सियल वेक्टर, और राइट हैंड स्क्रू बहुत बार यूज करेंगे। क्लास 11 से लेकर क्लास 12 तक यूज करेंगे और बात को समझेंगे। ये एक बार नहीं, इसे मैं मोर देन 100 टाइम्स यूज करूंगा इन 2 साल में, 11th में भी और 12th। एक्सियल वेक्टर की बात हो गई, आगे बढ़ते। इक्वल वेक्टर्स। Equal vectors, if two vectors having same magnitude as well as direction, then vectors are said to be equal vectors। मतलब अगर वो दो वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनका डायरेक्शन भी सेम है तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर्स।
इक्वल वेक्टर्स आप कैसे दिखाएंगे? उनकी लेंथ भी सेम होगी। लेंथ, अब एक चीज है ये और ये, आप देखिएगा लेंथ उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। मान लिए आपने मान लिया 1 न्यूटन हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 सेंटीमीटर से, तो फिर आपको 10 न्यूटन रिप्रेजेंट करना पड़ेगा 10 सेंटीमीटर की लेंथ से। तो लेंथ जो वेक्टर की है उससे पता लगता है मैग्नीट्यूड, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है। तो आप देख रहे हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, मैंने लेंथ बराबर बनाई, इसका मतलब सीधा यहां दिखाई देगा कि इनके मैग्नीट्यूड सेम है, और साथ ही साथ मैंने दोनों पैरेलल एक ही डायरेक्शन में बनाए हैं तो इनका डायरेक्शन भी सेम है। तो ये आप इक्वल वेक्टर कहोगे और इसे A इज इक्वल टू B। यहां पर एक पॉइंट निकल गया है, अगर हम किसी वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस करते हैं तो ना तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा और ना ही उसके डायरेक्शन में चेंज आएगा। एक अच्छा पॉइंट है। अगर हम किसी वेक्टर को उसके पैरेलल डिस्प्लेस करते हैं तो ना तो उसका मैग्नीट्यूड बदलेगा और ना ही उसका डायरेक्शन बदलेगा। ये आपको बहुत काम आएगा। तो इक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट इज opposite vectors. If two vectors having same magnitude but opposite in directions, they are said to be opposite vectors. ये A है, ये B है। तो आप देखिए लेंथ सेम दिख रही है, यानी इनके मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की तरफ होता है। इसका स्टार्टिंग ये, एंडिंग ये, इसका डायरेक्शन ये है, यानी डायरेक्शन इनके अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। अब इनको आप इक्वल टू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? A इज इक्वल टू माइनस बी। माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है कि डायरेक्शन चेंज कर दिया, आपका ऑपोजिट कर सकते, ऑपोजिट कर दिया। ऑपोजिट का ऑपोजिट फिर सेम हो जाएगा। तो इसका अगर ऑपोजिट करेंगे तो डायरेक्शन ए के सेम आ जाएगा और आप वेक्टर ए के इक्वल रख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो नहीं समझ पाते कि ऑपोजिट और डिफरेंट में क्या डिस्टिंग्विश होना चाहिए। ऑपोजिट एक होता है, डिफरेंट बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे ये वेक्टर, ये डिफरेंट डायरेक्शन है, इस वेक्टर का डिफरेंट है, लेकिन ऑपोजिट इसका एक ही होगा। अब बात आ रही है नेगेटिव। आपके आंसर कई जगह नेगेटिव साइन लेकर आएंगे और कई जगह आंसर पॉजिटिव साइन। नेगेटिव और पॉजिटिव की मतलब मीनिंग अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक बात कॉमन होगी, जो मीनिंग पॉजिटिव की होगी उसकी ऑपोजिट या रिवर्स मीनिंग होगी नेगेटिव। नेगेटिव हैविंग नो सिग्निफिकेंस विदाउट कंसीडरेशन ऑफ पॉजिटिव साइन। ऐसा पॉजिटिव के लिए भी बात नहीं है, पॉजिटिव साइन की तब तक कोई मीनिंग नहीं है अगर आप नेगेटिव को साइन की मीनिंग को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन को अपवर्ड का नाम दे रहे हैं तो नेगेटिव का मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन को नॉर्थ कंसीडर कर रहे हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब साउथ होगा। तो इसका सीधा मतलब है एक साइन की मीनिंग हम पहले कंसीडर करेंगे, एक एज्यूम करेंगे, उसके बाद दूसरे साइन की ऑटोमेटिकली मीनिंग फाइंड हो जाएगी। A इज इक्वल टू माइनस बी लिखा सकता है, जहां A और B क्या है? ऑपोजिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट टाइप है यूनिट वेक्टर। If a vector having
unit magnitude and drawn in the direction of given vector, यानी एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो लेकिन उसका डायरेक्शन वही हो जो वेक्टर दिया गया था, तो ये वेक्टर उस गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर कहलाएगा। फिर से सुन, यूनिट वेक्टर किसी गिवन वेक्टर का ही होता है। द यूनिट वेक्टर is the vector whose magnitude is unit and drawn in the direction of given vector। देखिए एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए वेक्टर ए का मतलब है 10 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ, तो मैं खाली ए लिख रहा हूं। अब खाली ए यानी केवल ए लिखा, उसका मतलब मैग्नीट्यूड लिखूंगा या मॉड ए लिख दीजिए। आप इसे ये लिखिए या आप इसे ऐसे लिखिए, इसका मतलब होगा 10 न्यूटन। अब ये वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड कर दीजिए, ए वेक्टर अपॉन ए, तो क्या आएगा 10 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ अपॉन में क्या लिखेंगे आप 10 न्यूटन। तो कितना आंसर आएगा आपके पास? आपके पास आंसर आएगा 1 टूवर्ड्स नॉर्थ, एक ऐसा जिसकी वैल्यू 1 रह गई और किधर है नॉर्थ डायरेक्शन में। ऐसे वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं और इसे कैप लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। एक कैप का मतलब है कि ये यूनिट वेक्टर किसका है, इस वेक्टर का। ये फार्मूला आपका इस चैप्टर में एक बार नहीं कई बार यूज होगा। इसका फायदा, अगर यूनिट वेक्टर को आप पूरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास कंप्लीट वेक्टर आ जाएगा। यानी कि ए वेक्टर आप लिख सकते हैं ए कैप ए, यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंप्लीट वेक्टर, यू कैन गेट कंप्लीट वेक्टर। आप कंप्लीट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। इसका हम कई जगह यूज करेंगे। यूनिट वेक्टर अगर आप x के अलोंग x डायरेक्शन, x के अलोंग मान रहे हैं तो उसे i कैप लिखा जा सकता है। कई जगह आपको दिखाई देगा। फोर्स इज गिवन 6 या 3 i कैप, 6 या 3 या 3 की वैल्यू 3 i कैप न्यूटन। इसका मतलब सीधा है कि 3 न्यूटन का फोर्स पॉजिटिव x डायरेक्शन में लग रहा है। i कैप इज द यूनिट वेक्टर along positive x. J cap is the unit vector along y direction. आप चाहें तो डायरेक्शन मेंशन कर सकते हैं x, y, z। x के along अगर आप x डायरेक्शन पॉजिटिव x में अगर आप डायरेक्शन के along कोई यूनिट वेक्टर मान रहे हैं तो उसे आप आई कैप से दिखा सकते हैं। कई क्वेश्चनों में आई कैप की फॉर्म में होगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा इसका डायरेक्शन क्या है। वाई के अलावा अगर कोई यूनिट वेक्टर है तो उसे आप जे कैप से दिखा सकते हैं और जेड पॉजिटिव जेड डायरेक्शन के अलावा यूनिट वेक्टर है उसे के कैप से। एक बात और ध्यान रखिए, अगर माइनस आई कैप है तो इसका मतलब होगा कि माइनस आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव एक्स। दिस इज नेगेटिव एक्स। इधर डायरेक्शन में क्या आएगा माइनस आई कैप। माइनस जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव वाई डायरेक्शन एंड माइनस के कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव जेड डायरेक्शन। इसको हम फर्दर एक बार और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स में एक बार और दिखाएंगे कंपोनेंट्स में, आप वहां भी समझ जाएंगे। एक्स वाई जेड
ये ऑर्थोगोनल डायरेक्शन है, यानी म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन को ऑर्थोगोनल कहते हैं, डायरेक्शन कहते हैं। जनरली आपने मैथ्स में एक्स वाई जेड क्लास 10 से अगर आप आए हैं तो आपने यही देखी होगी, लेकिन आपने ये नहीं सोचा होगा कि इसे भी आप एक्स मान सकते हैं, इसे भी आप एक्स मान सकते हैं, इस डायरेक्शन को भी एक्स मान सकते हैं, पॉजिटिव एक्स, और इसको भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मान सकते हैं। इसको कंसीडर करने का क्या तरीका होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये चीजें समझ में आई हैं या कोई दिक्कत आई है तो जरूर कमेंट में लिखिएगा, और अगर आप सेटिस्फाई हैं तो डेफिनेटली शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि आपको डेली वीकली 6 वीडियो में अपलोड करूँगा। और हम अभी टाइप्स ऑफ वेक्टर पे चल रहे हैं, जिसमें मैंने यूनिट वेक्टर तक आपको यहाँ तक बता दिया। इसके आगे बताऊंगा मैं फिक्स वेक्टर क्या होते हैं, फ्री वेक्टर क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, कोटर्नस वेक्टर क्या होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। पहले हम कल तक टाइप्स ऑफ वेक्टर को कंप्लीट करेंगे।